हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में दो चीज़ों से आपका बायोटेक्नोलॉजी बना हुआ है। ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। एक है क्या? बायो, ठीक है, और दूसरा है क्या? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे दो अलग अलग साइंस का इंटीग्रेशन है, बोल सकते हो आप। और जिसका उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि किसी ऑर्गेनिज्म सेल या उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, बायो से जुड़ा हुआ चीज़ क्या क्या आप ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है अगर वो कोई खाना का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है क्या? अगर आप जैसे मशरूम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपको खाने के लिए यूज़ हुआ है ना। या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं कुछ विशेष चीज़ प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आप पेनिसिलिन के एग्जांपल ले लो। पेनिसिलिन नोटेटम से आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सारे, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, है ना, चाहे उनका कोई प्रोडक्ट हो, ठीक, इनका प्रोडक्ट वही सेलुलर प्रोडक्ट जो बायो से रिलेटेड है, ठीक है, उनका आप क्या कर रहे हैं, हाई स्केल में प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करा रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी किस बात को डील करने वाला है यहाँ पे? तो टेक्नोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग ही होता है द साइंटिफिक नॉलेज और इक्विपमेंट, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब, अब मान लो मैं कोई मेथड बनाता हूँ जिससे मैं पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को निकालता हूँ, ठीक है, तो वो साइंटिफिक नॉलेज भी टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा, क्योंकि जो भी मैं उस मेथड में जो इक्विपमेंट जो मैं यूज़ करूँगा उसको निकालने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, वो सारे के सारी चीज़ किस में आ जाएंगे? टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो मेजर बोल सकते हो साइंस का इंटीग्रेशन है, जिसमें हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए बस इतना लिख देता हूँ कि क्या है, द साइंटिफिक नॉलेज होगा, मेथड हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, मेथड, इक्विपमेंट, है ना। अब आते हैं हम लोग इसका सामान्य नॉर्मल, मतलब सामान्य इसका क्या बोलना चाहिए, डेफिनेशन कैसे होना चाहिए, देख लेते हैं। देखिए, अब बताते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल सेल्स of their component or enzymes from organism to produce product and processes useful to human beings। मैंने क्या बोला कि मनुष्य के लिए, मनुष्य के वेलफेयर के लिए, ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट का क्या करना, उत्पादन करना, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करवाना, और वो भी किस सिस्टम को यूज़ करते हुए? बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है ये। उसके बाद ये सबसे पहले ये टर्म्स यूज़ किसने किया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टर्म यूज़ करने का, तो सबसे पहले जो टर्म्स था वो किसने यूज़ किया था? द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज क्वाइंड इन 1970 बाई कार्ल एर्की। देखो, इसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इन्हें कहा गया है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट स्लाइड में हो, देखते हैं, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे बोला है? कार्ल एर्की, ठीक है। इन्होंने ही ये शब्द का प्रयोग भी किया था, इसलिए कभी कभी इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी टर्म्स यूज़ किया, आपको कई बुक में मिल सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का जो सामान्य डेफिनेशन बता रहा था, उसमें कहीं ना कहीं पे मैं बताया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल चीज़ों का लास्ट प्रोडक्शन से है, राइट। तो कार्ल एर्की ने भी एक्चुअल में जब ये एक्सप्लेन किया था, तो किसके एक्सप्लेन किया था? ये किया था पॉर्क के ऊपर, यानी पिग, ठीक है। पिग का प्रोडक्शन, पॉर्क बोलने से उसका मीट हो जाता, मैं पिग बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि और भी उसके
यूजेस है ना। तो जो पिग्स है ना, उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ये टर्म्स यूज़ किया था। ठीक है, कि मैं लिख दे रहा हूँ ये लार्ज स्केल ऑफ, नहीं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोसेस था, ठीक है, उसके लिए क्या किया था, ये प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने उस समय पे वो शब्द बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, बताने जा रहा हूँ मैं, इसका तो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, EFB का फुल फॉर्म बहुत इजी क्वेश्चन होता है अगर आता है तो भी। क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, डेफिनेशन देख लीजिए क्या था, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस समझ गए, जो भी नेचुरल साइंस आप पढ़ते हो नॉर्मल, है ना, प्लांट्स में, एनिमल में, ठीक है, उनसे रिलेटेड। ठीक है, एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, EFB ने क्या डेफिनेशन दिया था। उनका डेफिनेशन था द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ओल्ड बायोटेक, अब जो बायोटेक्नोलॉजी को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 2 क्लास नहीं बोलना चाहिए, पहले बायोटेक्नोलॉजी को हम किस लिए यूज़ करते थे और अभी किस लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, इसको तो समझना होगा। जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी था वो किस लिए था कि द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन नेचुरल। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट को प्राप्त कर रहे थे उसको नेचुरल सेल या स्ट्रेन से प्राप्त कर रहे थे या फिर नेचुरल प्लांट से प्राप्त कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप पेनिसिलिन का एग्जांपल ले सकते हो आप, किसका, पेनिसिलिन का। अब देखिए पेनिसिलिन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो पेनिसिलिन को हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे थे किससे, पेनिसिलिन नोटेटम से। तो क्या हम डायरेक्ट उसको कल्चर करके नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि कोई उसमें मॉडिफाइड किए, क्या हमने पेनिसिलिन नोटेटम या फंगस जो है, फंजाई जो है, क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, नहीं किया ना। तो हम जैसे ही वो नेचुरल फॉर्म में था फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई जो था, हम उसको उसी फॉर्म में ग्रोथ करवाते हैं और उससे हम जो पेनिसिलिन जो बनता है उस कल्चर मीडिया में, हम उसको अलग करके उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम उसको नेचुरल स्ट्रेन या नेचुरल सेल से हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका था, हमने बताया कि इसका पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन किया जाता था, है ना, हम उसके लिए हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। तो ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस बात को डील करता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सीधा सीधा जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड का मतलब ये है कि आप इसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं। कैसा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोटीन, है ना, जिसमें आप सीधा सीधा जीव के कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में ही क्या कर देते हैं, चेंजेस करते हैं, जिससे हम लार्ज स्केल में हम क्या कर सकें, उनका प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर टर्म्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेस पे जो हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो अभी का करंट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है ये आपके दिमाग में आएगा, है ना। तो जीन जो होता है, मतलब आप जो प्रोडक्ट जो, देखो आप सबको मालूम है कि हाँ एक लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्ट अंदर बन रहा है वो पूरा उनको कहीं ना कहीं पे कौन बना रहा है, उसको हमारे डीएनए के मैसेज से वो बन रहे हैं। डीएनए के पास उनका कोड है अगर प्रोटीन के फॉर्म में है तो। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ प्रोटीनस स्ट्रक्चर या कोई भी एंजाइम हार्मोन जो हमारा बॉडी बना रहा है या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। और हम उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वर्ड पहले भी हम टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, है ना। तो उसी डीएनए के जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ था, अगर उसमें हम जब मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, है ना,
तो उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। अब एग्जाम्पल के आप ऐसे समझिए कि देखिए प्लाज्मिड जो कि एक आप पढ़े होंगे, बैक्टीरिया में पढ़े होंगे, है ना, प्लाज्मिड, है ना। अब या फिर एक नॉर्मल सोचिए बैक्टीरिया का डीएनए है, क्या बैक्टीरिया के पास इंसुलिन का जीन होता है? नहीं होता। लेकिन स्तनधारी मैमल्स में होते हैं। आपने क्या किया, हमारे बॉडी से इंसुलिन का जीन निकाला और बैक्टीरिया के डीएनए चिपका दिया कट एंड पेस्ट करके, ठीक है। तो जो नया डीएनए बना एक प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो, और ये जो टेक्निक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसी चीज़ से पूरा ये चैप्टर डील किया हुआ है, तो हमको उसको डिटेल पढ़ना ही है ना। तो चलो देखते हैं इसके प्रिंसिपल किसके बेस पे था, ठीक है। देखिए अगर हम जेनेटिक मतलब अगर हम प्रिंसिपल में आएंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, तो सीधी सी बात है, आपको पता चल गया कि मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली किस पे आधारित है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आधारित है, राइट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, देखो, इट इंक्लूड्स टेक्निक टू अल्टर द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके पास ये कोई डीएनए था, ठीक, मैंने इसको बाहर निकाला। देखिए इनविट्रो है ना, इनविट्रो का मतलब, ये वर्ड बार बार आएगा, याद रखना बायोटेक्नोलॉजी में। इनविट्रो का मतलब होता है सेल सिस्टम से बाहर, ठीक है। मैंने इसको बाहर निकाला, किसको, इस डीएनए को, ठीक, और इसमें कटिंग किया, कटिंग करके इसमें अलग से जीन जोड़ दिया। देखो, तो मैंने एक्चुअल में किया क्या, इसमें किया क्या, इसको निकाला बाहर, ठीक है, और मेरे पास और भी कुछ डीएनए थे पहले से, मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके इस पर्टिकुलर पार्ट को काट दिया मैं, ठीक, इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से काट दिया, ठीक। काटने के बाद मैंने क्या कर दिया, इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो डीएनए बना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और ये जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बनाना, निर्माण करना। तो आपने क्या किया, एक कैमरिक, एक अलग प्रकार का डीएनए बनाया, ठीक है। अच्छा, अब बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको किसी होस्ट के अंदर इसको डाल देना है, ठीक है। होस्ट के अंदर मतलब कोई जीव होगा ना, जिसके अंदर आप इसको डालोगे तो वो प्रोसेस करेगा। अब मान लेते हैं कि नॉर्मल में जो ये मैं बना रहा हूँ बैक्टीरिया, उसका जो प्रोसेस था, ठीक है, ये बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर जो ये नॉर्मली जो प्रोसेस करता था, जो इसका नॉर्मल फिनोटाइप था, उसके अंतर्गत कोई विशेष हार्मोन या एंजाइम नहीं बनाना था, मान लेते हैं। मान लो कि ये बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बनाता है, ठीक। लेकिन आपने अभी क्या किया, है अभी आपने ना इंसुलिन का जीन डाल दिया इसमें। किसका जीन डाला है, इंसुलिन का। और ये वाला जीन कैरी करके इसको आपने किस में डलवा दिया, होस्ट के अंदर डाल दिया, सिस्टम में, है ना। अब जो बैक्टीरिया पहले इंसुलिन नहीं बनाता था, वो बैक्टीरिया भी इंसुलिन बनाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब एक बार ये बैक्टीरिया का मैं जितना ग्रोथ करवाऊंगा, जितना बैक्टीरिया बनेंगे, उस सब में इंसुलिन का जीन होगा, और सब के सब इंसुलिन बनाएंगे। तो समझिए, एक बेस्ट एग्जांपल में इंसुलिन रिसेप्टर बता रहा हूँ। हालांकि पूरा मेथड पढ़ेंगे कि कैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया, है ना, बट एक समान एकदम सिंपल वे पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन विट्रो प्रोसेस में आपने इंजीनियरिंग किया, अलग अलग जीन को मिक्सअप किया, मिलाया, और अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, आपने चेंजेस किया, और उसके बाद एक सिस्टम में डालना पड़ेगा आपको उसको ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। लिविंग सिस्टम का उपयोग किया आपने, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन आपने किया, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी पे था, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअल में, ठीक है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैनिपुलेशन मतलब समझ गया ना, काट छाट की आपने, वो मैनिपुलेशन था। द टू मेन डिस्कवरी टू राइज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को पैदा होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए ऐसा क्या वहाँ पे उस समय डिस्कवरी हुआ था, इस कारण ये आसान हो गया। तो आप खुद सोचिए ना, मैंने क्या किया, काटा ना उसको, और मैंने क्या किया, मैंने, आप देखा होगा अपने डिज़ायर जीन को किस में मिलाया। देखिए, अगर ये रेड कलर वाला वेक्टर था प्लाज्मिड, मैंने आप लोग को बताया क्या था ये प्लाज्मिड वेक्टर था ये, ठीक है ना। तो अब वो उसको मैंने निकाला, और उसके पार्ट में काट के मैंने इंसुलिन का जीन डाला है, मिक्स किया। तो मुझे क्या चाहिए था, एक वेक्टर चाहिए था।
यस, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि बैक्टीरिया के पास क्या था, प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड क्या है ये मत पूछिएगा, मोनेरा याद कीजिए, बैक्टीरिया याद कीजिए। बैक्टीरिया में आपने एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पढ़ा था, पता नहीं याद आ रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। जैसे एक बैक्टीरिया है ना, तो इस बैक्टीरिया में इस मेन क्रोमोसोम के अलावा और छोटे छोटे गोल 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 स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि स्मॉल सर्कुलर है ना सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड की खासियत ये थी कि ये सेल्फ रेप्लिकेट यानी खुद से इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकते हैं, अपना कॉपी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। है ना, इट कैन अंडरगो रेप्लिकेट अलोंग विथ, उसके साथ भी और इंडिपेंडेंटली भी, किसके, क्रोमोसोमल डीएनए के, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोम ये इट कैन अंडरगो रेप्लिकेशन अलोंग विथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ भी और स्वतंत्र भी, उससे स्वतंत्र भी क्या कर सकता है, अपना कॉपी करा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेजर डिस्कवरी था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी आप टॉपिक पर पढ़ चुके, एक दिन का पूरा वीडियो था ये, आप देख लेना। क्या है ये, मॉलिक्यूलर कैंची, जो मैंने काट छाट किया था, तो क्या किसकी मदद से किया था, इसके ही मदद से किया था ना। इसलिए ये दो चीज़ों का डिस्कवरी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। अब आप सोच रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, देखिए सिंपल सा बात है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था, जैसे अभी आपको क्या चाहिए था, आपने इंसुलिन बनाया ना, ऐसे कोई वैक्सीन हो सकता है, ऐसे कोई एंजाइम हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, ठीक है, जिसका आपने जीन को इंट्रोड्यूस किया। तो आपको क्या करना था, इट इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चर ऑफ बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, मेडिसिन, हार्मोन एटेक्स्ट्रा बाई growth of only the desired microorganism are cell in large quantity, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा समझो। अब देखो ये क्या चीज़ बताना चाह रहा था, इधर वाला जो पार्ट अभी तक आपने देखा, ये सब वाला पार्ट, ठीक है, तो हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना आप, है ना। ये जो पूरा पार्ट था ये वाला, आप इसमें क्या किया, इसको और इसको जोड़ के बना दिया, तो आपको उसके बाद आपने इसमें ट्रांसफर मार दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस ये कि आप इसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ करवाना है। एक बैक्टीरिया कितने इंसुलिन बनाएगा, बहुत सारा कराना है। तो ये जो ग्रोथ करवाने के लिए आपको जो मीडियम चाहिए था, जो प्रोसेस चाहिए था, ये केमिकल इंजीनियरिंग में आएगा। क्यों केमिकल इंजीनियरिंग में आएगा, क्योंकि आपने इसमें प्रोडक्शन करवा रहा है। आप क्या करवा रहे हैं उसमें, खाली प्रोडक्शन करवा रहे हैं, किसका, उस केमिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना आप कि जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मतलब उस पार्ट में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करेंगे वो हमेशा स्टराइल होना चाहिए, यानी कि कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। मतलब अगर मैं इस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना चाहता हूँ तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ करे कि और दूसरा बैक्टीरिया आके वहाँ पे ग्रोथ ना कर ले। पता चल रहा है कि आप इसको भी ग्रोथ करवा दिए, ठीक है। तो ये ग्रोथ, इनका ग्रोथ नहीं होना चाहिए। किनका ग्रोथ होना चाहिए, जिसको आपको चाहिए उसका ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दूसरा बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जिसका आप डिज़ायर्ड जीन जिसके अंदर गया है उसी ग्रोथ होना चाहिए, है ना। अगर मैं इकोलाई को कल्चर करा रहा हूँ तो इकोलाई का ही ग्रोथ होना चाहिए। कोई दूसरा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी या कोई भी और ख़तरनाक दूसरा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंटेमिनेशन फ्री, संदूषण रहित करके आप लोग की हिंदी में रहता है, ठीक है। It involves manufacture of biotechnological products such as antibiotics, vaccine, enzymes, medicines, hormones, etc. by growth of only the desired, देखो growth of only the desired mechanism, जिससे आपको ग्रोथ कराना है ना। अब मुझे पेनिसिलिन निकालना है तो पेनिसिलिन का चाहिए ना, कि मैं एस्परजिलस निगर भी डाल दूंगा उसमें, नहीं ना। तो डिज़ायर मैक्रोनिज्म और सेल इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में यह था। लेकिन मेन पॉइंट यह है जो मैं भी नीचे लिखूंगा, टू ग्रो द डिज़ायर मैक्रोनिज्म, इस डिज़ायर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए और सेल को, है ना, ग्रोथ कराने की क्या चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए कि वो मीडियम जो है वो स्टराइल होना चाहिए, ठीक है। नीड मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल मीडियम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन,
ठीक है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल मीडियम कहते हैं। समझ गए आप? तो देखिए, अगर आपसे कोई कभी पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल किस पर आधारित है, तो आप यही बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो दो चीज़ों पर आधारित है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप बताओगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आप कोई मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए या फिर उसमें आपने जीन को मॉडिफाइड किया। और केमिकल इंजीनियरिंग में आप बताओगे कि आपने जो जीन मैनिपुलेशन किया था उसका प्रोडक्शन जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हाई प्रोडक्शन जो करवाते हो आप, एंजाइम, हार्मोन या मेडिसिन जो भी है ना, और वो भी कहाँ कराते हैं वो आप उसे कंटेमिनेशन फ्री, है ना, कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन में कराते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन में कराते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस जो इसमें पूरा आएंगे कंप्लीटली वो केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होगा। तो आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल इन चीज़ों को आप बताते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो रहेगा सीधा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अब जो आप पढ़ने वाले हो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो मेन चीज़ है, मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बना कैसे, है ना, उसमें क्या क्या टूल्स थे। टूल्स में कुछ चीज़ आप पढ़ चुके हो, जैसे कि एंजाइम में आप रेजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लियोटाइड पढ़ डाले हो, बट आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है। फिर वो कंपिटेंट होस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, मतलब कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन करा के डालोगे। जैसे आपने बड़ा आसानी से डाल दिया था ना यहाँ पे, ऐसे करके बड़ा आसानी से घुसा दिया इसके अंदर, वो मेथड है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो ये पूरा यही सब चीज़ पढ़ना भी मान के चलो आप। तो अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है ना। तो मेरा अगला मेरा टॉपिक रहेगा एक छोटा सा, जो जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझाया जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाला है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल में उसके एंजाइम से चालू करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आखिरी में कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम वीडियो में पूरा डालेंगे एक एक करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर दो, इसको सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, है ना। मेहनत लगता है भाई इतना, और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के पास इसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो। थैंक यू।